Namaste students. Today I am going to discuss about the topic entitled Infection and Immunity. I am Dr. Aziz Mohammed Khan, Department of Food and Biotechnology. So इन्फेक्शन जब आता है तो इन्फेक्शन किसी भी फॉर्म में आता है तो वो एक पैथोजन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पहले एंटर होता है। कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो हमारी बॉडी का सबसे पहले जो अपर जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको क्रॉस करता है। जैसे स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, तो सबसे पहले वो हमारी बॉडी के अपर टिश्यूज पर इन्फेक्ट करके उनको क्रॉस करके उनको पेनेट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज में एंटर करता है। टिश्यूज में एंटर करने के बाद में वो हमारे सेल्स के अंदर एंटर करता है। सेल्स के अंदर जब वो एंटर करता है उसके बाद में कुछ सेल्स होती है जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उन बैक्टीरिया को या उन पैथोजेंस को कैप्चर करती है। उनके पास में कुछ स्पेसिफिक शेप्स होती है जिनको हम सूडोपोड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सूडोपोड्स है। ठीक है, तो इस सूडोपोड्स की हेल्प से वो इसको जो बैक्टीरिया है उसको अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, उसके बाद में ये सूडोपोड से ये एक सूडोपोड्स बन गया है। ठीक है, इसको हम फेगोसोम बोलते हैं। फेगोसोम के बाद में ये लाइसोसोम के साथ कांटेक्ट होके ये फेगोलाइसोसोम का कॉम्प्लेक्स बनाता है। फेगोलाइसोसोम क्या होता है, लाइटिक एक्टिविटी होती है लाइसोसोम के अंदर। तो लाइसोसोम क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये जो पेप्टाइड है ये छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद में जो ये जो सेल्स होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर खास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के पास में कुछ क्लिप्स होती है। ये क्लिप्स, इन क्लिप्स के अंदर ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इन पेप्टाइड्स को अपने क्लिप्स के अंदर ले लेती है और उसके बाद में सेल की जो सरफेस है उसके वहाँ पर अटैच हो जाती है, बाहर निकल जाती है सेल से। और यहाँ पे सेल की जो सरफेस है, मैक्रोफेजेज या फिर जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उनकी सरफेस पे आके अटैच हो जाती है और यहाँ से फिर वो लिम्फ नोड्स में मूव करती है। लिम्फ नोड्स में मूव करती है तो लिम्फ नोड्स में क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स, ये जो टी सेल्स होती है वो न्यू टी सेल्स होती है, मतलब अनएक्टिवेटेड होती है, लेकिन फिर भी इनएक्टिव फॉर्म में भी होती है, लेकिन उनके पास में एक स्पेसिफिसिटी होती है। तो ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है इसके पास में स्पेसिफिक रीजन होता है जो टी सेल से जाके बाइंड होता है। तो इनमें से जो टी सेल्स के जो ग्रुप्स है, ये जितना जो भी है, इनमें से जो भी स्पेसिफिक होगा वो इस पे जाके बाइंड हो जाएगा। जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है इसके साथ में जो भी टी सेल स्पेसिफिक होगी इसके लिए, खास तौर पे इसके लिए जो इसके पास में रिसेप्टर है वो जाके इससे बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक था वो जाके बाइंड हो गया, यहाँ से एक कम हो गया, तो ये स्पेसिफिक था तो यहाँ पे जो स्पेसिफिटी थी टी सेल की मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में, तो वो जाके बाइंड होता जाता है। ये स्पेसिफिटी कहलाती है क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो टी सेल के पास में जाके बाइंड होते हैं। ठीक है, तो टी सेल और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के पास में एक पर्टिकुलर एफिनिटी होती है बाइंडिंग की, जिसकी बाइंडिंग अच्छी होगी वो जाके इससे साथ में जाके बाइंड होगा, और ये स्पेसिफिटी कहलाती है क्लोनल सिलेक्शन। उसके बाद में दोनों एक दूसरे से जाके
कम्युनिकेशन होता है, सेल कम्युनिकेशन होता है दोनों सेल्स का, टी सेल्स का और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का आपस में कम्युनिकेशन होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। अभी कम्युनिकेशन हो जाता है, उसके बाद में ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो मैक्रोफेजेज है, वो कुछ स्पेसिफिक साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। यहाँ दिख रहे होंगे आपको, ये साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं, ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और ये इसकी सरफेस पे आके इस तरीके से बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सरफेस पे आके बाइंड हो गए। अब इसकी सरफेस पे आने के बाद में ये टी सेल्स क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद में ये टी सेल खुद स्पेसिफिक साइटोकाइंस, जिनको इंटरल्यूकिन 2 बोलते हैं, वो रिलीज करती है। तो यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद में इसने खुद ने भी कुछ साइटोकाइंस रिलीज किए जो इसकी इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो गए। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको रिसेप्टर, इन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो गई। इन रिसेप्टर पे जब ये बाइंड हो गए तब टी सेल एक्टिव मोड में आ जाती है। ठीक है, एक्टिव मोड में आने के बाद ये टी सेल एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद में ये टी सेल्स प्रोलिफरेशन करती है। प्रोलिफरेशन मीन्स डिवाइड होती है, बार बार में डिवाइड होती है। अब ये डिवाइड होती है, उसके साथ साथ में इसमें जो इंटरल्यूकिन्स है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरल्यूकिन्स सीक्रेट होते जाते हैं, जितनी सेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग इंटरल्यूकिन्स सीक्रेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पिक्चर है, इसको हम सेव कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये हमारे एज ए टेम्पलेट हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये जो टी सेल्स है वो एक्टिवेशन का काम करेगी, जो अदर सेल्स है उनको एक्टिवेट करेगी। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ये न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है सेकंड सेल्स है जो न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है, लेकिन इसमें भी एक्टिवेशन होगा जिसके थ्रू बी सेल से एंटीबॉडीज बनेगी। यहाँ टी सेल का एक्टिवेशन हो गया, टी सेल इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। ठीक है, तो ये जो टी सेल्स है जिसकी हमने एक पिक्चर सेव कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, एच ए टेम्पलेट की बार बार में इंटरल्यूकिन्स ये काम करेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स में भी सेम मैक्रोफेजेस की तरह सबसे पहले बैक्टीरिया एंटर होगा। बैक्टीरिया एंटर होगा, उसके बाद में फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये फेगोसोम है, इसके साथ में लाइसोसोम आएगा और फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा। फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में इस तरीके से ये कुछ जो बैक्टीरिया है इसके पेप्टाइड फॉर्म हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है, इसलिए ये जो पेप्टाइड से इनको बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बाहर निकल रही है। तो ये बाहर इस तरीके से सेल के बाहर निकल जाती है। सेल के जब बाहर निकलती है तो जैसे ये दिख रही है सेल के बाहर निकली, तो वो सेल्स होती है बी सेल्स। बी सेल के पास में कुछ रिसेप्टर होते हैं जो इन स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही होते हैं। तो ये एंटीजन्स होते हैं, इनके स्पेसिफिक जो बी सेल्स होती है वो जाके इनसे अटैच होती है। यहाँ पे बहुत सारी बी सेल्स होती है, लेकिन वही बी सेल जाके इन एंटीजन को अपनी सरफेस पे अटैच करवाएगी जिनके पास में स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, या एंटीबॉडी हो सकते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिटी को क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ने अटैचमेंट कर दिया, इससे क्या होती है, बी सेल एक्टिवेट हो जाती है। बी सेल एक्टिवेट हो गई, तो यहाँ पे जो टी सेल्स है जो हमने सेव कर रखी है पिक्चर, तो ये टी सेल्स क्या है, कुछ इंटरल्यूकिन्स रिलीज करेंगे। ये इंटरल्यूकिन्स रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे ये इंटरल्यूकिन्स बी सेल के सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे ये इंटरल्यूकिन अटैच हो जाते हैं, तो बी सेल एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद में बी सेल प्रोलिफरेशन करेगी, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बार और टी सेल ये जो इंटरल्यूकिन 2 है वो रिलीज करती है, ताकि प्रोलिफरेशन के बाद में इनका डिफ्रेंसिएशन हो। तो यहाँ पे एक बार और ये टी सेल्स एक बार और कुछ
साइटोकाइन्स जिनको इंटरल्यूकिन 2 बोलते हैं वो रिलीज करती है, जिससे ये सेल्स क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है प्लाज्मा सेल्स के अंदर। यहाँ प्लाज्मा सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो गई। उसके बाद में ये प्लाज्मा सेल्स कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती है। यहाँ देख रहे हैं आपको एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज फर्दर इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये एंटीबॉडीज का काम क्या क्या होता है, इनका पहला काम तो होता है ऑप्सोनाइजेशन का, फेगोसाइटोसिस का। तो पहले अब एंटीजन जो आते हैं वो एक दो तो आते नहीं है, बहुत सारे आते हैं एंटीजन। तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, इनकी जो ये जो प्रोसेस है उसकी वजह से ये एंटीबॉडीज का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे एंटीबॉडीज एंटीजेंस को कैप्चर करने के लिए लग जाते हैं और उसका ऑप्शनाइजेशन कर देते हैं। बहुत जैसे एक एंटीजन होता है, उस एंटीजन के चारों ओर उसको सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और उसको फेगोसाइटोसिस करवा देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शनाइजेशन। कवरिंग करके जो फेगोसाइटोसिस होती है उसको हम ऑप्शनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा क्रॉस लिंकिंग भी होती है। क्रॉस लिंकिंग में न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो बहुत सारे एंटीजेंस को ये जो एंटीबॉडीज है वो एक साथ ले आते हैं और एक साथ में ले आके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो जो एंटीजन होते हैं वो अपना पैथोजेनिक एक्टिविटी नहीं दिखा पाता है। तो इस तरीके से जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये इस तरीके से ये दिख रहा है यहाँ पे जो पिक्चर में, ये है ऑप्सोनाइजेशन और इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये जो समरी है कि सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आती है, फिर फेगोसोम होता है, फिर फेगुलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद में ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है तब तो ठीक है, नहीं तो वो जो एंटीजन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में स्पेसिफिक बी सेल जो होती है यहाँ पे और स्टेप में बी सेल्स जो होती है वो बी सेल उनकी सरफेस पे आके बाइंड हो जाती है और टी सेल कुछ इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं, जैसे वो एक्टिव होके बी सेल डिवाइड हो जाती है। बी सेल डिवाइड होने के बाद में टी सेल वापस से इंटरल्यूकिन रिलीज करती है। इंटरल्यूकिन रिलीज करने के बाद में वो बी सेल प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, डिफ्रेंशिएट होता जाती है। प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद में वो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं जो ऑप्सोनाइजेशन करती है, क्रॉस लिंकिंग करती है और न्यूट्रलाइजेशन करती है एंटीजेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्फेक्शन आता है उसके अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी होती है, क्या इम्यून रेस्पॉन्स होता है, वो आज हमने डिस्कस किया है।